अगर आप अपनी सोच को चैलेंज करने की हिम्मत रखते हैं और हर एक एंगल से खुद को परखना चाहते हैं तो सम्राट एक्स माइंड आपके लिए है। द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लैरली। भ्रम की दुनिया। हमारा दिमाग सच क्यों नहीं देख पाता? रात के 10 बजे तुम मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो, एक न्यूज दिखती है, 90% लोग ये गलती करते हैं। तुम तुरंत सोचते हो हाँ लोग तो बेवकूफ होते होंगे। यही पहली भूल होती है। हम मानते हैं कि हम लॉजिकल हैं, पर सच्चाई ये है कि हमारा दिमाग शॉर्टकट पर चलता है। इन शॉर्टकट को कहते हैं मेंटल बाइसेस। ये हमें जल्दी फैसला लेने में मदद करते हैं, लेकिन कई बार गलत दिशा में भी ले जाते हैं। कल्पना करो कि एक क्रिकेट मैच है, एक खिलाड़ी लगातार 2 छक्के मारता है। कमेंटर कहता है आज इसका दिन है। क्या सच में दिन होता है, या हम पैटर्न खोज रहे हैं जहां पैटर्न है ही नहीं? इसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ पैटर्न्स। हम रेंडमनेस को भी कहानी बना देते हैं। अब एक और दृश्य। शेयर मार्केट में किसी ने एक स्टॉक खरीदा, वो 3 महीने में दुगना हो गया। वो सोचता है मैं जीनियस हूं। क्या ये स्किल था या मार्केट साइकिल? हम सक्सेस को स्किल से जोड़ते हैं, फेलियर को सिचुएशन से। यह है सेल्फ सर्विंग बाइसेस। हम अपने दिमाग पर भरोसा करते हैं, पर दिमाग परफेक्ट नहीं है। वो सेलेक्टिव है, वो इमोशनल है, वो एनर्जी बचाना चाहता है, और इसी वजह से हम अक्सर गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। एक लड़का इंटरव्यू देने गया, पैनल में एक व्यक्ति मुस्कुराया। लड़का बाहर आकर बोला मेरा सिलेक्शन पक्का है। उसने एक स्माइल को सिग्नल मान लिया। ये है कंफर्मेशन बायस। हम वही संकेत ढूंढते हैं जो हमारी उम्मीद को सपोर्ट करे। सोचने की स्पष्टता जानकारी से नहीं आती, बाइसेस पहचानने से आती है। जब तुम ये मान लेते हो कि तुम्हारा दिमाग भी गलती कर सकता है, तभी क्लैरिटी शुरू होती है। आप खुद से पूछो, कितनी बार तुमने किसी को पहली मुस्कान में जज कर लिया? कितनी बार तुम एक न्यूज़ पढ़कर ओपिनियन बना लिया? कितनी बार किसी की सफलता देखकर उसे भाग्यशाली कह दिया? यही मेंटल ट्रैप्स हैं। सोचने की कला तेज सोचने में नहीं है, सही सोचने में है। और सही सोचने के लिए पहले यह स्वीकार करना पड़ता है कि हम अक्सर गलत सोचते हैं। कहानी का जाल। हम सच्चाई से ज्यादा कहानी पर क्यों भरोसा करते हैं? मान लो 2 खबरें हैं। पहली, एक कंपनी 5 साल में धीरे धीरे बढ़ी, सही फैसले के लिए मेहनत की, मार्केट समझी और सफल हुई। दूसरी, एक गरीब लड़का जेब में सिर्फ 200 रुपए, सपनों से भरा एक रात जागकर आइडिया सोचता है और करोड़पति बन जाता है। तुम्हें कौन सी कहानी ज्यादा याद रहेगी? दूसरी। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग फैक्ट से ज्यादा स्टोरीज को पकड़ता है। इसे कहते हैं नैरेटिव फैंटेसी या फैलेसी। हम घटनाओं को सीधी, साफ, सुंदर कहानी में बदल देते हैं, चाहे असलियत कितनी ही जटिल क्यों न हो। जिंदगी मैसी होती है, लेकिन हमारा दिमाग उसे फिल्म बना देता है। मान लो तुम किसी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का इंटरव्यू देखते हो। वो कहता है मैंने कभी हार नहीं मानी, मैंने खुद पर विश्वास रखा और इसलिए आज यहां हूं। सुनने में शानदार है, लेकिन क्या सच इतना सीधा था? शायद। सही समय पर मार्केट बूम हुआ, फैमिली सपोर्ट था, कई फेलियर छुप गए, लक भी था, पर कहानी में ये सब नहीं आता। कहानी सिंपल होती है, रियलिटी कॉम्प्लेक्स होती है। अब एक इंडियन एग्जाम्पल से समझते हैं। एक छात्र यूपीएससी क्लियर करता है। मीडिया कहता है गांव का बेटा, 12 घंटे की पढ़ाई, बिना कोचिंग, मेहनत का फल। लाखों लोग इंस्पायर हो जाते हैं, लेकिन क्या हर 12 घंटे पढ़ने वाला सेलेक्ट होता है? नहीं, क्योंकि कहानी में रेंडमनेस नहीं दिखती। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अनक्लैरिटी हमें डराती है। अगर दुनिया रैंडम है तो कंट्रोल में है, लेकिन अगर दुनिया स्टोरी से चलती है तो हमें लगता है मैं भी वही स्टेप फॉलो करूंगा तो सक्सेस मिलेगी। ये इल्यूजन ऑफ कंट्रोल है। सोचो शेयर मार्केट क्रैश हुआ,
अगले दिन एक्सपर्ट एक्सपेंडेशन दे देते हैं। ग्लोबल टेंशन, इन्फ्लेशन, पॉलिसी चेंज, इन्वेस्टर सेंटीमेंट। लेकिन क्रैश से पहले किसी ने एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं किया था, फिर भी क्रैश के बाद स्टोरी तैयार। इसे कहते हैं हाइस्टाइड बाइस। घटना के बाद सब कुछ ऑब्वियस लगता है। तुम्हारी खुद की लाइफ में ये भी होता है। ब्रेकअप हुआ, कुछ महीने बाद तुम सोचते हो शुरू से ही सिग्नल्स क्लियर थे, वो सीरियस नहीं थी, मुझे समझ जाना चाहिए था। क्या सच में शुरू से पता था, या अब तुम कहानी बना रहे हो? हम यादें भी एडिट करते हैं। ब्रेन एडिटर है, वो बोरिंग किस्से हटा देता है या काट देता है, इमोशनल सीन्स रखता है और नरेटिव स्मूथ कर देता है। इसलिए हम अपनी लाइफ को मूवी की तरह देखने लगते हैं। समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि जब हम कहानी पर भरोसा करते हैं तब हम डेटा इग्नोर कर देते हैं। एक सक्सेसफुल स्टार्टअप देखकर लोग कहते हैं पैशन फॉलो करो, लेकिन 100 फेल्ड स्टार्टअप की कहानी कोई नहीं सुनता। ये है सर्वाइवरशिप बायस। हम विनर्स देखते हैं, लूजर्स इनविजिबल हो जाते हैं। अगर तुम यूट्यूब चैनल बना रहे हो और एक क्रिएटर वायरल हो गया तो तुम सोचोगे उसने डेली कंसिस्टेंसी रखी इसलिए वायरल हुआ। सच? एल्गोरिदम, टाइमिंग, ट्रेंड, थंबनेल, लक सब मिला। हम सिंपल रीजन खोजते हैं क्योंकि ब्रेन सिंपलिसिटी पसंद करता है। तो समाधान क्या है? हम सक्सेस स्टोरी को क्वेश्चन करो, पूछो कौन सा डेटा मिसिंग है। सिर्फ विनर मत देखो, फेलियर भी देखो। घटना के बाद बनने वाली स्टोरी पर तुरंत विश्वास मत करो। क्लियर थिंकिंग का मतलब है कहानी से एक कदम पीछे हटना। जब भी कोई ड्रामेटिक एक्सप्लेनेशन मिले तो खुद से पूछो, क्या ये सच में पूरी सच्चाई है या बस एक अच्छी कहानी है? दुनिया कहानियों से भरी है, लेकिन क्लैरिटी फैक्ट में छुपी होती है। भीड़ का जादू। जब हम अपनी सोच छोड़कर दूसरों की सोच अपनाते हैं। कल्पना करो कि एक नई फिल्म रिलीज हुई है, पहले दिन ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, ब्लॉकबस्टर, मास्टरपीस, मस्ट वॉच। तुमने भी फिल्म देखी भी नहीं, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, शायद सच में अच्छी होगी। ये तुम्हारा निर्णय नहीं था, ये भीड़ का असर था। इसी को कहते हैं सोशल प्रूफ। जब हमें समझ नहीं आता कि क्या सही है, हम दूसरों को देखकर तय करते हैं, सब कर रहे हैं तो शायद सही ही होगा। मान लो तुम किसी रेस्टोरेंट में गए हो, एक दुकान खाली है, दूसरी दुकान पर लंबी लाइन है। तुम किसे चुनोगे? लाइन वाली। क्यों? क्योंकि भीड़ क्वालिटी का संकेत लगती है। लेकिन क्या भीड़ हमेशा सही होती है? स्टॉक मार्केट में बबल्स ऐसे ही बनते हैं। लोग शेयर इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उन्होंने कंपनी एनालाइज की है, बल्कि इसलिए खरीदते हैं क्योंकि बाकी लोग खरीद रहे हैं। और जब सब बेचने लगते हैं तो पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है। इसे बिहेवियर कहते हैं, हार्ड मेंटालिटी। इंडिया में कोचिंग कल्चर देखो। एक स्टूडेंट कहता है सब जेई की तैयारी कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा। क्या उसने खुद से पूछा कि क्या उसे इंजीनियरिंग पसंद है या बस भीड़ का डायरेक्शन फॉलो किया है? भीड़ हमें सुरक्षा का भ्रम देती है। अगर गलत भी होंगे तो अकेले नहीं होंगे। लेकिन क्लैरिटी का रास्ता अक्सर भीड़ से अलग जाता है। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को एक सीधी लाइन दिखाई देती है, फिर उसने पूछा गया कौन सी दूसरी लाइन बराबर है। आंसर ऑब्वियस था। लेकिन जब ग्रुप के बाकी लोग जानबूझकर गलत जवाब देते हैं तो कई पार्टिसिपेंट्स भी वही गलत जवाब देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अकेले दिमाग दिखना अनकंफर्टेबल है। सोशल मीडिया ने इस बाइस को और तेज कर दिया है। लाइक्स मतलब क्वालिटी, व्यूज मतलब ट्रूथ, फॉलोअर्स मतलब क्रेडिबिलिटी।
लेकिन नंबर्स हमेशा सच्चाई नहीं बनाते। इमेजिन करो तुम YouTube पर वीडियो डालते हो, पहले दिन कम व्यू आते हैं, तुम सोचते हो शायद कंटेंट खराब है, लेकिन हो सकता है कि एल्गोरिदम ने पुश ही नहीं किया हो। फिर एक वीडियो वायरल हो जाता है, लोग कमेंट करते हैं जीनियस। क्या एक दिन में तुम जीनियस बन गए, या सोशल प्रूफ ने परसेप्शन बदल दिया? भीड़ का एक और पहलू है मोरल जजमेंट। अगर 10 लोग किसी व्यक्ति को गलत कह रहे हैं तो 11वां व्यक्ति भी एविडेंस के एग्री कर सकता है, क्योंकि डिसेंट करना रिस्की है। क्लियर थिंकिंग के लिए करेज चाहिए, तुम्हें कंफर्टेबल होना पड़ेगा अकेले खड़े होने में। तो क्या करें? जब भी सब कह रहे हों, सुनो, पॉज करो, खुद से पूछो मेरा अपना एविडेंस क्या है। डिसीजन लेने से पहले भीड़ से इमोशनल डिस्टेंस बनाओ, ट्रेंड और ट्रूथ में फर्क समझो। याद रखो, भीड़ डायरेक्शन दे सकती है लेकिन डिसैसिनेशन नहीं। क्लियर सोचने वाला इंसान भीड़ को ऑब्जर्व करता है, फॉलो नहीं करता। जरूरत से ज्यादा भरोसा जब हमें लगता है कि हम गलत हो ही नहीं सकते। एक युवा स्टॉक मार्केट में नया आया, पहले महीने में उसने 3 शेयर्स खरीदे, तीनों प्रॉफिट में। वो दोस्तों से कहने लगा मार्केट समझ आ गया है मुझे। 3 महीने बाद वही लड़का 60% लॉस में था। अब वो कह रहा था मार्केट मैनिपुलेटेड है। सच क्या था? पहले फेस में लक था, दूसरे फेस में रियलिटी थी, लेकिन बीच में जो पैदा हुआ वो था ओवर कॉन्फिडेंस बाइस। हम सबको लगता है कि हम एवरेज से ऊपर हैं। सर्वे में 90% लोग कहते हैं कि मैं एवरेज ड्राइवर से बेहतर हूं। गणित कहता है ये संभव ही नहीं है, फिर भी हमारा दिमाग मानता है मैं अलग हूं। ये 22 खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये हमें रिस्क अंडर एस्टिमेट करवाता है। हम सोचते हैं एक्सीडेंट हमें नहीं होगा, बिजनेस फेल नहीं होगा, रिलेशनशिप टूटेगी नहीं, हेल्थ इशू हमें नहीं आएगा, लेकिन स्टैटिक ईगो से प्रभावित नहीं होते। कल्पना करो कि एक स्टूडेंट है, वो एग्जाम से पहले सोचता है इतना तो आता ही है कि पास हो जाऊंगा। वो रिवीजन स्किप कर देता है। रिजल्ट के दिन शॉक। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस प्रिपरेशन पर नहीं, एजम्पशंस पर था। क्रिकेट में देखो, एक बैट्समैन लगातार रन्स बना रहा है, वो रिस्की शॉट खेलने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि आज मेरा दिन है, और अक्सर वही विकेट गिरती है। ओवर कॉन्फिडेंस सटल होता है, ये लाउड नहीं होता, ये अंदर से फुसफुसाता है तुम स्मार्ट हो, तुम्हें समझ है, तुम गलती नहीं करोगे। लेकिन क्लियर सोचने वाला व्यक्ति खुद से पूछता है मैं कहाँ गलत हो सकता हूँ। यह सवाल ईगो को चोट पहुंचाता है पर क्लैरिटी देता है। एंटरप्रेन्योरशिप या एग्जाम्पल लो, जब स्टार्टअप शुरू होता है तो फाउंडर प्रोजेक्शंस बनाता है, 1 साल में प्रॉफिट, 2 साल में एक्सेप्शंस, 5 साल में एग्जिट। रियलिटी अधिकतर स्टार्टअप्स 3 साल में बंद। फिर भी हर फाउंडर सोचता है मेरा अलग होगा। इसे कहते हैं प्लानिंग फैलेसी। हम टाइमलाइन अंडरएस्टिमेट करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी इग्नोर करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस का एक और रूप है एक्सपर्ट इल्यूजन। किसी ने 5 यूट्यूब वीडियो देख लिए, वो एक्सपर्ट बन गया। किसी ने एक बुक पढ़ ली और लाइफ एडवाइस देने लग गया। नॉलेज और मास्टरी में फर्क है। क्लियर थिंकिंग का मतलब है कॉन्फिडेंस खत्म नहीं, बैलेंस करना। हेल्दी कॉन्फिडेंस कहता है कि मैं कोशिश करूंगा, ओवर कॉन्फिडेंस कहता है मैं जीत ही जाऊंगा। तो क्या करें? हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो सोचो, प्रेडिक्शन लिखो, बाद में कंपेयर करो, फीडबैक एक्टिविटी मांगो। सक्सेस को प्योर स्किल मत मानो, लक फैक्टर देखो। सच्ची बुद्धिमानी ये नहीं है कि तुम कितना जानते हो, बल्कि ये है कि तुम कितना मानते हो कि तुम गलत हो सकते हो। नुकसान का डर, क्यों हम हार से जीत की तुलना में ज्यादा प्रभावित होते हैं। एक आदमी ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, 3 महीने में वो 15,000 हो गए। वो खुश हुआ, लेकिन सामान्य खुश।
फिर मार्केट गिरा, उसके 15,000 वापस 10,000 हो गए। अब वो बेचैन हो गया, नींद कम, चिंता ज्यादा। ध्यान दो, वो वहीं वापस आ गया जहां से शुरू किया था, फिर भी दर्द हुआ। यही है लॉस अवेयरनेस। मानव दिमाग गेन से ज्यादा लॉस पर रिएक्ट करता है। अगर तुम्हें 1,000 रुपए मिले हैं तो खुशी मिलेगी, लेकिन अगर 1,000 रुपए खो गए तो दर्द दुगना मिलेगा। साइकोलॉजी कहती है लॉस का दर्द गेन की खुशी में लगभग 2 गुना होता है। अब इसे रोजमर्रा की जिंदगी में देखो। एक रिश्ता खत्म हो गया, शायद उसमें कोई प्रॉब्लम थी, शायद तुम खुश भी नहीं थे, फिर भी बैंकक्रप्ट हो गए। फिर भी ब्रेकअप के बाद तुम्हें खालीपन महसूस होता है। क्यों? क्योंकि दिमाग लॉस को हाईलाइट करता है, प्रॉब्लम्स को नहीं। बिजनेस में देखो, कई लोग खराब इन्वेस्टमेंट को इसलिए होल्ड करते रहते हैं क्योंकि वे लॉस एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। वे कहते हैं कि थोड़ा और रुकता हूं, वापस ऊपर जाएगा। कई बार नहीं जाता, लेकिन लॉस एक्सेप्ट करना ईगो को चोट देता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, किसी ने एक कोर्स ज्वाइन किया, फीस ज्यादा दी, कुछ महीने बाद समझ आया कि कोर्स उतना वैल्यूएबल नहीं था, फिर भी वो कंटिन्यू करता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है इतना पैसा लगा दिया है। इसे कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। जो खर्च हो चुका है उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन हमारा दिमाग कहता है इतना लगा दिया है, अब छोड़ भी नहीं सकते। लॉस अवेयरनेस हमें रिस्क अवेयर भी बनाता है। एक सेफ जॉब में व्यक्ति अनहैप्पी है, लेकिन वो स्विच नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो करंट सैलरी खोने से डरता है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी से ज्यादा। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को 2 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए, पक्का 500 रुपये मिलेंगे। ऑप्शन बी, 50% चांस है 1,000 रुपये मिलेंगे, 50% चांस है कुछ भी नहीं। अधिकतर लोगों ने ऑप्शन ए चुना। लेकिन अगर वंडरिंग बदल दी जाए, ऑप्शन ए पक्का 500 रुपये का नुकसान, ऑप्शन बी 50% चांस 1,000 रुपये नुकसान, 50% चांस कोई नुकसान नहीं। अब लोग ऑप्शन बी चुनते हैं। क्यों? क्योंकि लॉस के समय हम रिस्क सीकिंग हो जाते हैं, यानी गेन के समय सेफ खेलते हैं, लॉस के समय रिस्की हो जाते हैं। ये पैटर्न्स कई फाइनेंशियल डिजास्टर्स का कारण है। क्लियर सोचने वाला व्यक्ति लॉस को इमोशनल नहीं लॉजिकल तरीके से देखता है। वो खुद से पूछता है अगर आज 0 से शुरू करता हूं तो क्या यही डिसीजन लेता? अगर जवाब नहीं है तो छोड़ देता है। एक और सटल रूप, हम छोटी छोटी चीजों को इसलिए नहीं बेचते क्योंकि उनसे इमोशनल अटैचमेंट है। पुरानी बाइक, पुराना फोन, पुरानी किताबें, हम सोचते हैं यादें जुड़ी हैं, लेकिन कई बार ये सिर्फ लॉस अवर्सन होता है। तो समाधान क्या है? पास्ट कॉस्ट को फ्यूचर डिसीजन से अलग करो, इमोशनल पेन और फाइनेंशियल लॉजिक को सेपरेट करो। खुद से पूछो अगर आज नया फैसला लेना हो तो क्या करूंगा? लॉस को लाइफ का नेचुरल हिस्सा मानो। जीवन में क्लैरिटी का मतलब है नुकसान से भागना नहीं, उसे समझना, क्योंकि कभी कभी छोटा लॉस एक्सेप्ट करना बड़े लॉस से बचा लेता है। पुष्टि का जाल, हम वो क्यों नहीं देख पाते जो हम पहले से मानते हैं या जानते हैं। कल्पना करो कि तुम्हें लगता है कि आजकल के बच्चे मोबाइल के कारण बिगड़ रहे हैं। अब तुम न्यूज पढ़ते हो, अगर कोई आर्टिकल मिलता है मोबाइल एडिक्शन से पढ़ाई पर बुरा असर, तो तुम तुरंत कहोगे देखो मैं सही था। लेकिन अगर कोई रिसर्च कहे टेक्नोलॉजी से लर्निंग इंप्रूव हो रही है, तो तुम सोचोगे ये सब फंडेड रिसर्च है। यही है कंफर्मेशन बायसेस। हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते, हम कंफर्मेशनल कलेक्ट करते हैं। हम सच्चाई नहीं ढूंढते, हम अपनी सोच का समर्थन ढूंढते हैं। एक राजनीति सपोर्टर को देखो, वो अपने नेता की हर गलती जस्टिफाई कर लेगा, अपोजिशन की हर छोटी गलती एम्पलीफाई करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी आइडेंटिटी जुड़ी हुई है उस बिलीफ से। जब बिलीफ पर हमला होता है तो
तो उसे लगता है कि उस पर हमला हो रहा है। आप पर्सनल लेवल पर देखो, एक लड़का रिलेशनशिप में है, उसे शक है कि पार्टनर सीरियस नहीं है, वो छोटी छोटी बातों को प्रूफ बना लेगा। रिप्लाई देर से आया, कॉल मिस गई, मूड ऑफ था, वो हर संकेत को अपने सस्पेशन से जोड़ देगा, लेकिन पॉजिटिव साइंस इग्नोर करेगा। कंफर्मेशन बायस सटल है, ये हमें मूर्ख नहीं बनाता, ये हमें सेलेक्टिव बनाता है। सोशल मीडिया ने इसे और तेज कर दिया है। एल्गोरिदम वही कंटेंट दिखाता है जिससे तुम एंगेज करते हो। अगर तुम फिटनेस वीडियोस देखते हो तो पूरा फीड फिटनेस से भर जाएगा। अगर तुम कंस्पिरेसी वीडियो देखते हो तो वही दुनिया बन जाएगी। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा सब लोग यही सोचते हैं, लेकिन रियलिटी में तुम इको चैम्बर में हो। इको चैम्बर क्या है? एक ऐसी जगह जहां सिर्फ तुम्हारी आवाज गूंजती है, विरोधी विचार अंदर नहीं आते। क्लियर थिंकिंग का पहला नियम है अपने बिलीफ के खिलाफ एविडेंस ढूंढो। अगर तुम कहते हो मैं बिजनेस में अच्छा हूं, तो खुद से पूछो कहां मैं फेल हुआ और क्यों। अगर तुम कहते हो कि ये करियर बेस्ट है, पूछो इसके डाउनसाइड क्या हैं। साइंटिस्ट भी कंफर्मेशन बायस से बचने के लिए हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं। वे ये नहीं पूछते कि मेरा थ्योरी कैसे सही है, वे पूछते हैं किस कंडीशन में मैं गलत साबित होंगे। इमेजिन करो कि तुम यूट्यूब चैनल चला रहे हो। अगर तुम्हें लगता है लॉन्ग वीडियोस ही चलेंगे, तो तुम सिर्फ उन एग्जाम्पल्स को देखोगे जहां लॉन्ग वीडियो वायरल हुए हैं। शॉर्ट वीडियो वाले एग्जाम्पल्स इग्नोर हो जाएंगे। लेकिन डेटा बैलेंस्ड देखोगे तो क्लैरिटी आएगी। हमारी ईगो कहती है मैं सही हूं, लेकिन बुद्धिमत्ता कहती है मैं जांच करूंगा। तो क्या करें? हर बिलीफ के ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट पढ़ो। डिबेट के जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए जाओ। अपनी गलती स्वीकारने की आदत डालो। डाइवर्स लोगों से बात करो। सच्ची सोच वही है जो खुद को चैलेंज कर सके, क्योंकि अगर तुम्हारा बिलीफ कभी हिला ही नहीं तो शायद वो मजबूत नहीं है, सिर्फ अनटेस्टेड है। तुलना का जहर। हम खुश क्यों नहीं रह पाते? एक लड़का 50,000 रुपए महीने कमाता है, वो खुश है। फिर उसे पता चलता है कि उसके दोस्त की सैलरी 80,000 है। अचानक 50,000 कम लगने लगता है। इनकम वही है, लाइफ वही है, लेकिन खुशी बदल गई। क्यों? क्योंकि हम एब्सोल्यूट में नहीं, रिलेटिव में सोचते हैं। इसे कहते हैं रिलेटिव थिंकिंग। हम चीजों को उनके अपने वैल्यू से नहीं, दूसरों से तुलना करके आंकते हैं। मान लो 2 लोग हैं, पहला 5 लाख सालाना कमाता है और उसके आसपास सब 3 लाख कमाते हैं। दूसरा 10 लाख कमाता है, लेकिन आसपास सब 20 लाख कमाते हैं। रिसर्च कहती है कि पहला व्यक्ति ज्यादा सेटिस्फाइड होगा। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन ऊपर नीचे से खुशी तय होती है। सोशल मीडिया इस बाइस का फ्यूल है। तुम इंस्टाग्राम खोलते हो, किसी की फॉरेन ट्रिप, किसी की एंगेजमेंट, किसी की लग्जरी कार, किसी की 6 पैक बॉडी। तुम्हारा दिमाग क्विकली कंपेयर करता है। तुम भूल जाते हो कि तुम अपनी पूरी जिंदगी कंपेयर कर रहे हो दूसरों के हाईलाइट रील से। ईवी यानी ईर्ष्या, इनेवी डायरेक्ट इमोशन नहीं है, वो कंपैरिजन का साइड इफेक्ट है। अगर कंपैरिजन हट जाए तो एनवी भी कम हो जाएगी। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, पेरेंट्स कहते हैं शर्मा जी का बेटा देखो, यहीं से कंपैरिजन शुरू। बच्चा अपने इंटरेस्ट से नहीं, दूसरों की परफॉर्मेंस से खुद को मेजर करता है। रिलेटिव थिंकिंग डिसीजन भी खराब कर देता है। तुम एक फोन खरीदने जाते हो, बजट 20,000 था। शॉपकीपर पहले 40,000 वाला दिखाता है, फिर 25,000 वाला दिखाता है। 25,000 चीप लगने लगता है। क्यों? क्योंकि तुमने उसे 40 से कंपेयर किया। इसे कहते हैं एंकरिंग इफेक्ट। पहली कीमत एंकर बनी हुई है। आप रिलेशनशिप में भी रिलेटिव सोचते हैं। अगर तुम्हें लगता है मेरे दोस्त के पार्टनर ज्यादा सपोर्टिव है, तो तुम अपनी पार्टनर की अच्छाइयां इग्नोर कर सकते हो। कंपैरिजन ग्रेटिट्यूड खत्म कर देता है।
क्लियर थिंकिंग का मतलब है कंपैरिजन को कॉन्शियस बनाना। तुम खुद से पूछो, अगर ये तुलना न होती तो मैं कैसा महसूस करता। एक पावरफुल अभ्यास करो, 7 दिन तक अपनी लाइफ को सिर्फ पिछले वर्जन से कंपेयर करो, पिछले साल से, पिछले महीने से, पुराने खुद से, दूसरों से नहीं। एनवी नेचुरल है, लेकिन उसे डायरेक्शन देना हमारे हाथ में है। अगर कोई तुमसे आगे है तो या तो जेलेसी होगी या इंस्पिरेशन मिलेगी। फैसला तुम्हारा है। खुशी अक्सर कमी में नहीं, तुलना में मरती है। जब तुम कंपैरिजन कम करते हो तो क्लैरिटी बढ़ती है। उपलब्धता का भ्रम, जो तुरंत याद आता है वही सच क्यों लगता है। रात को न्यूज पर एक प्लेन क्रैश की खबर आती है, दृश्य डरावने हैं, ब्रेकिंग न्यूज, लाल पट्टी, चीखती हेडलाइंस। अगले दिन तुम सोचते हो फ्लाइट से जाना रिस्की है, लेकिन क्या स्टैटिकली फ्लाइट डेंजरस है या कार से यात्रा? डेटा कहता है कार ज्यादा रिस्की है, लेकिन क्रैश की तस्वीरें दिमाग में फ्रेश हैं। यही है अवेलेबिलिटी बाइसेस, जो दिमाग में आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। हम उसे ज्यादा कॉमन, ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा सच मान लेते हैं। मान लो तुम्हारे किसी भी जानने वाले का बिजनेस फेल हुआ। आप जब तुम बिजनेस शुरू करने का सोचोगे तो वही फेलियर स्टोरी दिमाग में आएगी। तुम सोचोगे बिजनेस रिस्की है, लेकिन क्या तुमने उन हजारों बिजनेस के बारे में सोचा जो क्वालिटी चल रहे हैं, क्वाइटली चल रहे हैं? नहीं, क्योंकि फेलियर ड्रामेटिक था और ड्रामा याद रहता है। मीडिया इसी बाइसेस पर चलता है। नेगेटिव न्यूज ज्यादा दिखती है क्योंकि वो अटेंशन पकड़ती है। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा दुनिया बहुत खराब हो गई है, लेकिन कई पॉजिटिव ट्रेंड्स क्वाइटली इंप्रूव हो रहे होते हैं, हम उन्हें नोटिस नहीं करते। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, किसी सिटी में एक क्राइम की बड़ी घटना हुई। कुछ दिनों तक लोग कहते हैं यह शहर अनसेफ हो गया है, लेकिन क्राइम रेट ओवरऑल स्टेबल हो सकता है। एक घटना से परसेप्शन बदल लिया। अवेलेबिलिटी बाइसेस इन्वेस्टमेंट में भी दिखता है। अगर रिसेंटली रियल एस्टेट प्राइसेस बढ़े हैं तो लोग कहेंगे प्रॉपर्टी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। अगर रिसेंट मार्केट क्रैश हुआ है तो लोग कहेंगे स्टॉक मार्केट जुआ है। हम लॉन्ग टर्म डेटा नहीं देखते, हम रिसेंट मेमोरी देखते हैं। हेल्थ भी ऐसा ही होता है। अगर किसी को अचानक हार्ट अटैक हुआ तो लोग तुरंत जिम ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन कुछ महीने बाद डिसिप्लिन खत्म। क्योंकि डर फेल हो गया, मेमोरी वीक हो गई। क्लियर थिंकिंग का मतलब है मेमोरी नहीं, डेटा पर भरोसा करना। खुद से पूछो, क्या ये घटना रियल है या कॉमन? क्या मैं स्टैटिक देख रहा हूं या सिर्फ स्टोरी? एक प्रैक्टिकल तरीका, जब भी कोई ड्रामेटिक खबर देखो, गूगल करो बेस रेट मतलब ओवरऑल प्रोबेबिलिटी। उदाहरण, अगर 1 मिलियन फ्लाइट्स में एक क्रैश होता है तो प्रोबेबिलिटी समझ में आएगी, इमोशन कम होगा। अवेलेबिलिटी बाइसेस हमें रिएक्टिव बनाता है, क्लैरिटी हमें रिफ्लेक्टिव बनाती है। रिएक्टिव व्यक्ति तुरंत फैसला करता है, रिफ्लेक्टिव व्यक्ति पॉज करता है। जो तेज याद आता है वो जरूरी नहीं कि सबसे सच हो। कई बार सच्चाई शांत होती है और शोर में खो जाती है। क्रिया का भ्रम, कुछ करना बेहतर है या सही समय पर कुछ न करना। एक फुटबॉल गोलकीपर पेनल्टी के समय क्या करता है? स्टैटिस्टिक्स कहती हैं कि अगर वो बीच में खड़ा रहे तो वो कई बार गेंद उसी दिशा में आती है, लेकिन अगर हर गोलकीपर बाएं या दाएं कूदता है, क्यों? क्योंकि कुछ करना कुछ न करने से बेहतर लगता है। इसे कहते हैं एक्शन बाइसेस। जब सिचुएशन अनरिएक्शन होती है तो हमारा दिमाग कहता है कुछ करो, भले ही वो एक्शन जरूरी न हो। स्टॉक मार्केट गिरा, नया इन्वेस्टर पैनिक में शेयर्स बेच देता है। वो सोचता है कम से कम कुछ तो किया, लेकिन कई बार बेस्ट एक्शन होता है वेट करना।
रिलेशनशिप में छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, एक पार्टनर तुरंत 10 मैसेज भेज देता है। क्यों? क्योंकि साइलेंस अनकंफर्टेबल है, लेकिन शायद थोड़ी स्पेस बेहतर होती है। इंडियन पेरेंटिंग में भी देखो, बच्चा थोड़ा उदास है, पेरेंट्स तुरंत सोल्यूशन देने लगते हैं। कभी कभी सिर्फ सुनना काफी होता है, लेकिन एक्शन लेने से हमें लगता है हम कंट्रोल में हैं। एक्शन बाइसेस का अपोजिट भी है, इंट्रैक्शन ट्रैप। कुछ लोग रिस्क से इतना डरते हैं कि कोई एक्शन ही नहीं लेते। वे प्लान करते हैं, सोचते हैं, रिसर्च करते हैं, लेकिन स्टार्ट नहीं करते। दोनों एक्सट्रीम्स गलत हैं। ओवर एक्शन इंपल्सिव डिसीजन है, ओवर थिंकिंग पैरालाइज है। क्लियर सोचने वाला व्यक्ति हर सिचुएशन में पूछता है, क्या एक्शन जरूरी है, क्या पेशेंस बेहतर है। इमेजिन करो कि तुम यूट्यूब चैनल ग्रो करना चाहते हो, वीडियो वायरल नहीं हो रहा, तुम तुरंत नीचे बदल देते हो, तुम तुरंत निश बदल देते हो, थंबनेल स्टाइल बदल देते हो, फॉर्मेट बदल देते हो। हर हफ्ते स्ट्रेटजी बदलना भी एक्शन बाइसेस है। कई बार कंसिस्टेंसी और डेटा कलेक्ट करना जरूरी है। इन्वेस्टिंग का गोल्डन रूल क्या है? डोंट जस्ट डू समथिंग, स्टैंड देयर। हर फ्लैक्चुएशन पर रिएक्शन देना लॉन्ग टर्म ग्रोथ रोक देता है। एक्शन लेने से डोपामाइन मिलता है, ऐसा लगता है हमने प्रोग्रेस की, लेकिन प्रोग्रेस और एक्टिविटी अलग चीजें हैं। बिजी होना प्रोडक्टिव होना नहीं होता। तो समाधान क्या है? डिसीजन से पहले पॉज करो, वर्स्ट केस और बेस्ट केस लिखो, पूछो अगर मैं कुछ न करूं तो क्या होगा। इमोशनल मोमेंट में बड़ा फैसला मत लो। क्लैरिटी का मतलब है हर सिचुएशन में एक्शन लेना नहीं, क्लैरिटी का मतलब है सही समय पर सही एक्शन लेना। स्पष्ट सोच का ढांचा, साफ दिमाग से जीवन कैसे जिएं। अब तक हमने ये देखा हम कहानी के जाल में फंसते हैं, भीड़ से प्रभावित होते हैं, जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, नुकसान से डरते हैं, वही देखते हैं जो पहले से मानते हैं, तुलना में जीते हैं, हाल की घटनाओं से डर जाते हैं, बिना सोचे एक्शन लेते हैं। सवाल है आप करें क्या? सिर्फ बाइसेस जानना काफी नहीं है, उन्हें संभालने का सिस्टम चाहिए। धीमा सोचो, स्लो थिंकिंग अपनाओ। जब भी बड़ा डिसीजन हो, क्लियर, इन्वेस्टमेंट, रिलेशनशिप, बिजनेस, खुद को 24 आवर्स दो, इमोशन सेटल होने दो। क्लैरिटी अक्सर स्पीड में नहीं, पॉज में मिलती है। लिखो, दिमाग पर भरोसा मत करो, हमारा दिमाग एडिटिंग करता है, इसलिए प्रेडिक्शन लिखो। एग्जांपल्स, ये इन्वेस्टमेंट 1 साल में 20% रिटर्न देगा। 1 साल बाद कंपेयर करो, तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितनी बार ओवर कॉन्फिडेंट थे। राइटिंग ईगो को एक्सपोज करती है। बेस रेट सोचो, कोई भी फैसला लेते समय पूछो एवरेज केस क्या है। अगर 100% स्टार्टअप्स में 90% स्टार्टअप्स फेल होते हैं तो खुद को स्पेशल मत मानो। स्पेशल मानो लेकिन डेटा इग्नोर मत करो। अगर तुम किसी आइडिया से एक्साइटेड हो और खुद से पूछो ये आइडिया फेल क्यों हो सकता है। अगर तुम्हें किसी व्यक्ति पर गुस्सा है तो पूछो क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूं। ये हैबिट तुम्हें बैलेंस्ड बनाएगी। हर चीज में एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत करो। जानो कि तुम्हें क्या आता है और क्या नहीं आता, और जो नहीं आता उसमें हम्बल रहो। 30 दिन तक अपनी प्रोग्रेस सिर्फ खुद से कंपेयर करो। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग लिमिट करो। कंपैरिजन क्लैरिटी का दुश्मन है। छोटे नुकसान को जल्दी स्वीकार करो। गलत इन्वेस्टमेंट, गलत डिसीजन, गलत रिलेशनशिप एक्सेप्ट करो, सीखो, आगे बढ़ो। ईगो बचाने से क्लैरिटी मरती है। जब भी स्ट्रॉन्ग इमोशन हो, गुस्सा, डर, उत्साह, तब बड़े फैसले मत लो। इमोशन टेम्परेरी है, डिसीजन परमानेंट हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्लियर थिंकिंग परफेक्ट बनने का नाम नहीं है। तुम फिर भी गलती करोगे। अगर आप यहां तक सुन चुके हैं तो इसका मतलब है कि आप सच में अपनी सोच, अपनी कम्युनिकेशन और अपने डिसीजंस को बेहतर बनाना चाहते हैं।
मैं हर वीडियो में पूरी कोशिश करता हूं कि आपको सिर्फ समरी नहीं बल्कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन मिले। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही डिटेल्ड ऑडियो बुक और डीप एक्सप्लेनेशन लाता रहूं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गया UPI ID पर मुझे वॉलंटरी सपोर्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, सिर्फ उनके लिए जो दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं। आपका छोटा सा सपोर्ट भी मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन जाता है। और अगर आप किसी स्पेसिफिक बुक की ऑडियो बुक चाहते हैं तो कमेंट में उसका नाम ज़रूर लिखें। थैंक यू सम्राट एक्स माइंड को सपोर्ट करने के लिए।